When we talk about the night, when we talk about the stuff जो कि रात की फॉर्मेशन में रहता है, सबसे मेजर चीज़ हमारे माइंड में क्या आती है? आई मीन आप लोग कमेंट करना चाहें तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं फॉर द स्टार्ट ऑफ द वीडियो कि अगर आप लोग रात कमेंट करते हैं तो आपके अगर आप लोग रात सोचते हैं अपने दिमाग में तो सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में क्या आती है? कुछ लोग बोलेंगे लाइट्स, जो कि ऑब्वियसली आप लोग इस फ्रेम में देख भी रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे स्टार्स, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स और समथिंग, जो कि बचपन से एक पोएम आती रही है। कुछ लोग बोलेंगे मून, which obviously is a big rock that has no significance but still is significantly a good one. I mean, if we're talking about the stuff that's just out there and the stuff that's just making up the entire universe, स्पेस में तो पूरा टाइम रात ही रहती है, दिन भी होता है रात भी होती है, सब कुछ रहता है। सो आज हम डिस्कस करने वाले मून के बारे में। दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ माय न्यू चैनल। इफ यू गाइज नो मी फ्रॉम द नेम ऑफ गेमिंग प्रोशन, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। अगर आप लोग नए आए यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मेरे सोशल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आपके माइंड में कोई सवाल है, कोई सजेशन है, कुछ भी है, आप लोग मेरे को वहाँ कर दे सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एपिसोड, सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग इट ऑफ, सो लेट्स एक्चुअली बिगिन। इट्स नाइट राइट नाउ, और क्योंकि रात हो गई है, यू गाइज नो इट, खैर घर जाने का टाइम आ गया। बट घर जाने से एक और चीज़ आती है, अगर आप लोगों को पता हो, देयर इज समथिंग आउट देयर इन द नाइट स्काई। एक बहुत बड़ा पत्थर फ्लोट कर रहा होता है, राइट, जिसको हम मून बोलते हैं। बाकी सबके मून्स के फैंसी नेम्स हैं। जुपिटर के पास बहुत सारे मून्स हैं, सैटर्न के पास बहुत सारे, बट हमारा मून जो है, मून क्यों रहता है? और क्या हमारे पास एक ही सैटेलाइट है? Like, do we have just one moon or are there more than one? Spoiler alert, there's more than one moon. उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। एंड ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग इट, मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट बी नोइंग इट। सो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। अगर आप लोग नए हो यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को लाइक कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। बट या, if you're watching till the end, it would mean a lot to me. So starting off with the first ever thing about the natural satellite. नासा हैज अ थॉट ऑफ हेडिंग टुवर्ड्स मून, लेकिन मून एक्चुअली बनता कैसे, लाइक मून कहाँ से निकला और क्या चीज़ निकली, उसके बारे में अगर हम बात करें, ये डेट करता है एंशिएंट चाइनीज कल्चर को। एंशिएंट चाइनीज कल्चर में यिन एंड यांग की एक पूरी कथा है, अगर आप लोगों को पता होगा, लाइटनेस एंड डार्कनेस, ब्लैक एंड व्हाइट। तो उसके अंदर मून इज सपोज टू बी द फेमिनिन साइड एंड सन इज सपोज टू बी द मैस्कुलिन साइड। यिन एंड यांग, बेसिकली मून और सन को वो लोग सोचते हैं, क्योंकि एक दिन निकालता था, एक रात निकालता। सो ब्राइटनेस एंड डार्कनेस इज व्हाट एंशिएंट चाइनीज कल्चर यूज्ड टू बिलीव। पीपल यूज्ड टू बिलीव एवरीथिंग एट दैट टाइम। मून को फीमेल एक्चुअली इसलिए भी बोला जाता था क्योंकि मून एक्चुअली यूज्ड टू रिप्रेजेंट द साइकिल, यू नो इट राइट। मून का साइकिल होता है, क्रेसेंट मून, न्यू मून डे, फुल मून डे, गिबस मून, दोज काइंड ऑफ साइकिल्स इज व्हाट मून एक्चुअली हैज। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज आती थी कि वो फीमेल साइकिल के साथ, फीमेल मेंस्ट्रुएशन साइकिल के साथ काइंड ऑफ मैच करता था, इसलिए मून को फेमिनिन रखा जाता था कि मून का साइकिल इक्वल्स टू अ फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल। लाइक think about it, how you are taking a celestial body and comparison of both the things. That's how it's started. It seems like too much talking, लेकिन जो सबसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने बोला था कि मून स्फेरिकल है, the person's name was Anaxagoras, and उनको उस चीज के लिए जेल हो गई थी। Talk about the flat earthers today. People used to have a question regarding how the moon was formed. So बहुत सारे questions का आंसर इस तरीके से आते थे कि मून का फॉर्मेशन बेसिकली अर्थ से ही निकल कर हुआ। Like you know how it just comes up. It originally came from Earth, resulting एक explosion जिससे debris निकला, और उस debris का निकलना because of to every action there is equal and opposite reaction, उसके कारण अर्थ का हल्का सा टिल्ट हो गया। Now Earth is bigger obviously, so अर्थ का एक हल्का सा टिल्ट हुआ, बट एक अलग से चीज निकली जो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल पुल में रही और इर्द गिर्द चक्कर काटने लगी। दैट्स वेयर मून्स फॉर्मेशन जस्ट केम अप। बट एक थ्योरी और भी निकल कर आती है, और वो थ्योरी ये कहती है कि मून एक्चुअली एक एस्ट्रॉयड था जो अर्थ की अर्थ के साइड से जाते आते अर्थ के आसपास लॉक हो गया और फिर अर्थ के आसपास ही घूमने लगा। दिस इज काइंड ऑफ राइट, काइंड ऑफ रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग ऑन मेनी बेसिस एक्चुअली, क्योंकि जो एस्ट्रॉयड्स होते हैं, दे आर नॉट स्फेरॉइड्स, दे आर नॉट रेगुलर स्फेरॉइड्स, वो अलग तरीके के दिखते होते हैं। जुपिटर के पास काफी सारे ऐसे एस्ट्रॉयड्स लॉक हो रखे हैं जो कि सर्कुलर स्फेरिकल शेप में नहीं होते, वो उबड़ खाबड़ पत्थरों की शेप में होते हैं जो हमें सड़क पर पड़े हुए मिल जाते हैं, बस हाँ थोड़े से बड़े, बिकॉज
इट्स मून दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो वो काफी ज्यादा बड़े होते हैं. जब हम मून की सरफेस की बात करते हैं और जब हम बात करते हैं कि मून के ऊपर होता कैसा है सब कुछ, सो मून के ऊपर दो तरीके की सरफेसेस साइंटिस्ट देखते होते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स देखते होते हैं, कॉस्मोनॉट्स तो गए ही बहुत कम है वहां पर खैर, लेकिन दो तरीके की सरफेसेस देखते होते हैं, लाइटर सरफेस एंड डार्कर सरफेस. अब इसका मीनिंग क्या निकल कर आता है? डार्कर सरफेसेस को अगर आप यहां पर अपनी आंखों से मून को देखते हो, यू काइंड ऑफ सी राइट, देयर आर सम गड्ढे ऑन द सरफेस ऑफ मून. सो उन गड्ढों को बोला जाएगा डार्कर सरफेस और उनको नाम दिया जाता है मारिया, MARIA, which is Latin for seas, which actually means, अगर हम उस तरीके से बात करें, it actually kind of means in a way कि पहले के टाइम में पुराने कल्चर्स में ये समझा जाता था, सोचा जाता था कि वहां पर भी नदियां होंगी. जो डार्कर सर्फेसेस है वहां पर बहुत सारा पानी है. ऐसी एक सी पर सबसे पहली मून लैंडिंग हुई थी जिसका नाम है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, जहां पर नील आर्मस्ट्रांग, एडविन बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस ने अपना प्रोब लैंड करवाया था, अपोलो 11. माइकल कॉलिंस वाज नॉट द पर्सन दो, बट बाकी दो लोग उतरे थे. दैट वाज सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, जहां पर सबसे पहली मून लैंडिंग निकल कर आई थी 28 जुलाई 1969 को. ये बात होगी नीचे वाले एरियाज की जहां पर हम सो कॉल्ड सीज की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हाईलैंड एरियाज होते हैं उनके ऊपर रेगोलिथ की एक परत चढ़ी हुई है. रेगोलिथ इज बेसिकली डेब्री जो कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स के टकराने से बनता रहता है. तो वो जो स्टार डस्ट होती है उसको मून की भाषा में रेगोलिथ बोला जाता है. रेगोलिथ इज इट्स डिफरेंट. आप लोग अगर चाहो तो यू गाइस कैन फाइंड इट आउट ऑन अर्थ एज वेल. लाइक जितना स्टैंड वी आर ऑल कॉस्मिक डस्ट काइंड ऑफ. सो वी आर not in a way but kind of in a way regolith, just a little bit. इन सब चीजों के कारण मून के ऊपर एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा जरूरी था साइंटिस्ट को. साइंटिस्ट सोचते थे कि मून के ऊपर जाएं कैसे, मून को देखें कैसे, मून पे है क्या सही क्या गलत. सो ऑब्वियसली एक रेस निकल चुकी थी, यूएसए वर्सेस रशिया, एक अलग ही रेस चल रही थी उनकी कि हमको पहले पहुंचना है. उन्होंने लाइका को भेज दिया है तो हमने भी किसी ना किसी इंसान को भेजने का ट्राई करना है, कोशिश करी, बहुत सारे अपोलो मिशन की शुरुआत करी और उसमें से एक था कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से निकला हुआ 28 जुलाई 1969 को. दैट वाज Apollo 11. Basically, it started on 16th July 1969, but it went on to 20th July 1969 क्योंकि 20th जुलाई को वहां पर पहली लैंडिंग हुई थी. That's how the first ever moon landing was quite out there. आप लोगों को पता होगा बहुत सारे टाइम जोन्स हैं अलग अलग इस धरती के ऊपर, बहुत सारे टाइम जोन्स रहते हैं इस धरती के ऊपर. सो उनमें से ह्यूस्टन टेक्सास का अगर हम टाइम जोन लें और उसके हिसाब से उस दिन के रात के 9 बजे बोले अगर हम, तो उस टाइम के 9 बजे सबसे पहला वर्ड बोला गया था मून से जाते हुए. बहुत लोगों के अकॉर्डिंग सबसे पहली जो लाइंस बोली गई थी वो ये थी, अ स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड. लेकिन वो सबसे पहले वर्ड्स नहीं थे जो नील आर्मस्ट्रांग ने बोले थे. सबसे पहले वर्ड्स लैंड होते ही बोले गए थे, ईगल हैज जस्ट लैंडेड. ये सबसे पहले वर्ड, सबसे पहला ट्रांसमिशन था वॉइस का जो नील आर्मस्ट्रांग की तरफ से वहां तक पहुंचाया गया था स्पेस सेंटर तक, एंड दैट वाज द ईगल हैज जस्ट लैंडेड. उसके बाद जो सेकंड वर्ड्स बोले गए थे, दोज वर द लेजेंडरी वर्ड्स जो निकल कर आते हैं, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड. ये सेकंड लाइन बोली गई थी मून की लैंडिंग के ऊपर, जब मून के ऊपर लैंड किया गया था इन लोगों के द्वारा. एंड 3 लोग थे इसके अंदर, उसमें से तीसरे का नाम हर कोई भूल जाता है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई. Neil Armstrong was out there, Edwin Buzz Aldrin was out there, and Michael Collins. One of the most important people in this mission was Michael Collins, and he's, I don't know, one of the most forgettable people because Michael Collins was the one जिसका काम था कि इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहे, उनको स्पेस प्रोब को सही से काम फंक्शन करवाना था वहां पर, और जब बाद में टेक ऑफ होता मून से तो वो भी उनका ही काम था. So he was like the heart and soul of this operation, just so that the people, the astronauts, the cosmonauts in that area could get back safely and soundly, because सबसे important वही था. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Tony, this is so great you can't believe it. I believe it, Charlie. It's raining, John. Look at it go, would you, Charlie? You got all your steering, it's great. Oh, this is going to be some kind of different ride. Hippity hoppity, hippity hopping over hill and dale. Da 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 da.
बहुत हो गई रखकर बातें। खैर, इसको सीधा कैसे पकड़ते हैं? हाँ, खैर तब से अभी तक, एज ऑफ नाउ मेकिंग दिस वीडियो, 13 सितंबर 2020 तक 12 लोग, 12 इंडिविजुअल्स हैव स्टेप्ड देयर फुट ऑन द मून। वी नो अबाउट द फर्स्ट वन, देयर आर मेनी टॉक्स अबाउट द फर्स्ट वन कि दैट वाज फेक और दैट वाज रियल, क्योंकि हमारे हिसाब से वही सबसे वो था, कंट्रोवर्शियल था। बट 12 पीपल हैव सेट देयर फुट ऑन द मून। थिंक अबाउट इट, it's less than 0.0000000 to put in context, add a few more zeros, 1% of the entire global population। 12 लोग ही रहे हैं जिन्होंने मून के ऊपर अपने पैर रखे हैं। But that was not the only thing. If you just think about it, उस टाइम कॉल भी किया गया था। जो प्रेसिडेंट थे यूएस के उस टाइम, प्रेसिडेंट निक्सन, उन्होंने फोन कॉल किया था अर्थ से मून पर। और यहां पर पहाड़ पे जाके हमारे जियो के सिग्नल्स नहीं आते हैं। खैर, उन्होंने कॉल किया था अर्थ से मून पर। जस्ट थिंक अबाउट द कंटेक्स्ट। और उस कॉल पर बात हुई थी लेजिट। सो दैट्स द फादेस्ट कॉल जो कि हमने अभी तक एज सच कॉलिंग के फॉर्मेशन में किया। ऑब्वियसली स्पेस में और बहुत सारे मैसेजेस वगैरह भेजे जा चुके हैं बहुत ज्यादा टाइम से, बट जस्ट दैट वाज समथिंग इनक्रेडिबल, राइट? व्हाट आर योर व्यूज अबाउट मून? Moon, it looks ugly. But well, have you ever thought of the stuff like क्या होता अगर हम लोग चांद पर जाते, लाइक नील आर्मस्ट्रांग वगैरह चांद पर गए थे और चांद पर जा करके वो वहां से टेक ऑफ ही ना कर पाते, वहां से वापस प्रोब के अंदर बैठ करके आ ना पाते, तो उस मोमेंट के लिए क्या बैकअप प्लान रहता? हमें जस्ट थिंक अबाउट इट। 3 लोग अर्थ से दूर हैं, एक नई जगह पर। 1969 में दैट वाज अ न्यू एरिया जो एक्सप्लोर कर रहे थे, एंड 500 million people, as per US records, 500 million people were watching that worldwide. So 500 मिलियन लोग क्या देखते अगर ब्रॉडकास्ट एकदम से फेलियर हो जाता? So उसका एक बैकअप प्लान था प्रेसिडेंट निक्सन के पास, और प्रेसिडेंट निक्सन ने बैकअप प्लान ये रखा हुआ था, which actually is a very weird one, and नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और एडविन एल्ड्रिन को नहीं पता था इस बैकअप प्लान के बारे में। उन्होंने बैकअप प्लान ये रखा था कि अगर वहां पर जाकर के कोई गलती होती है, कुछ भी ऐसा खराब सिचुएशन होती है, यहां से अर्थ से सारे कम्युनिकेशंस बंद कर दिए जाएंगे। इन 3 लोगों को वहीं पर रहना पड़ेगा फॉर एवर एंड एवर टिल दे डाई, या फिर उनका खाना खत्म हो जाता, या फिर उनका पानी खत्म हो जाता, मे बी उनको एक दूसरे की फ्लैश पर जिंदा रहना पड़ता, एंड दे वुड हैव डाइड देयर। और प्रेसिडेंट निक्सन ने इसके लिए एक स्पीच भी तैयार कर रखी थी। अगर थिंग्स सदर्न डायरेक्शन में चली जाती तो वो स्पीच एक अलग तरीके की स्पीच निकल कर आती। दैट वुड हैव बीन अ वियर्ड वन दो। लेकिन अब अगर हम आए उस क्वेश्चन पे जहां से हमने शुरुआत करी थी कि अर्थ के मून्स कितने हैं। हम एक मून पर गए हैं, हमें एक मून पता है। मार्स के 2 मून्स हैं, फोबोस और डेमोस, वो 2 अलग अलग मून्स रहते हैं। जुपिटर बहुत सारे, जुपिटर एक्चुअली मिलियन मून्स, हमने 73 गिने हैं, बट एक्चुअली बहुत सारे होते हैं। खैर, अगर हम बात करें उसी चीज को लेकर हैं कि अर्थ के कितने मून्स हैं और क्या क्या रहता है, हमें पता है एक जिसका नाम मून है। आई मीन दैट्स व्हाट इट इज। बट खैर, देयर इज वन मोर सैटेलाइट, नेचुरल वन, जो 2010 से धरती के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं चक्कर काट रही है। ये एक एस्ट्रॉइड नहीं है, इसको साइंटिफिक टर्म्स में ट्रोजन बोला जाता है। यू नो ट्रोजन, दैट्स अ वायरस और समथिंग, बट खैर इसको ट्रोजन बोला जाता है। एंड ट्रोजन इज काइंड ऑफ अ थिंग, अगर स्पेस के हिसाब से बात करें, जो एक लैग्रेंजियन पॉइंट में अर्थ के आसपास चक्कर काटती है। इस चीज का नाम है 2010 TK7, एज यू नो 2010 फ्रॉम द 2010, एंड TK7 ये 300 मीटर वाइड एक एस्ट्रॉइड है जो धरती के आसपास एक लैग्रेंजियन पॉइंट पे चक्कर काट रहा है। लैग्रेंजियन पॉइंट की डेफिनेशन जो रहती है वो ये रहती है कि लैग्रेंजियन पॉइंट एक पॉइंट होता है 5 अलग अलग पॉइंट्स में से किसी 2 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बीच में। हमारे केस में अर्थ और सन बन जाते हैं वो 2 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, और क्योंकि अर्थ और सन वो 2 ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं, उनके बीच में 5 ऐसे पॉइंट्स जहां पर सेंट्रीपिटल और ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम मिलता है। इसके कहने का मतलब ये हो जाता है कि अगर अर्थ पॉइंट ए से पॉइंट बी पर अपना चक्कर लगा रही है और सन तो अपने एक्सिस पर घूम ही रहा है अर्थ के रिस्पेक्टिवली, तो ट्रोजन अर्थ से आगे आगे कहीं ना कहीं जाता है। मतलब ये अर्थ का चक्कर नहीं लगाता, बट ये अर्थ की ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाता है। मतलब ये इनडायरेक्टली अर्थ के आसपास ही घूम रहा है, बस अर्थ से थोड़ा सा आगे घूम रहा है। उस तरीके से ट्रोजन काम करता है। अर्थ का एक ट्रोजन है, जो कि पकड़ में आ गया 2010 में कहीं ना कहीं से। जुपिटर के मिलियन ट्रोजन्स हैं,
और कभी ना कभी मैं सोच रहा हूँ कि मेरे भी उतने सब्सक्राइबर्स होंगे, मे भी, जस्ट कभी ना कभी, बट उन सब के बारे में, ट्रोजन्स के बारे में और स्पेस की और बातें जानने के लिए, इफ़ यू गाइस वर न्यू आउट है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इंडोर, स्टे ऑसम। जय हिंद। Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made. I just can't tell you how proud we all are of what you... For every American, this has to be the proudest day of our lives. And for people all over the world, I am sure they too join with Americans in recognizing what an immense feat this is. Because of what you have done, the heavens have become a part of man's world. And as you talk to us from the Sea of Tranquility, it inspires us to redouble our efforts to bring peace and tranquility to earth. For one priceless moment in the whole history of man, all the people on this earth are truly one. One in their pride in what you have done, and one in our prayers that you will return safely to earth.